हेलो, हियर इज दिव्यांशु मिश्रा एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज मैं बात करूंगा वृत्ति गति के बारे में। थोड़ा सा मैंने उसमें हिंट दिया था और आज मैं उसके प्रॉपर वीडियो के बारे में बात करूंगा कि वृत्ति गति होती क्या है। मैंने सिर्फ वृत्ति गति बताया था, उसके बारे में उसके चीज़ों के बारे में नहीं बताया था। लेकिन आज हम लोग वृत्ति गति के बारे में बात करेंगे। अभिकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल है, कोणीय वेग है और रेखीय चाल और कोणीय चाल में संबंध क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आज लोग इस वीडियो में जानेंगे। कृपया करके जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के पेज पर जाके उसको सब्सक्राइब कर लें, और जिन भी लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उस पुराने वीडियो को जाकर देख लें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो नए नए अपलोड किए जाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन उनका सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर वृत्तीय गति के बारे में बात करें तो मैंने कहा था यदि कोई भी कण, मान लेते हैं कोई भी कण किसी भी एक बिंदु पर, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बिंदु है और कोई कण है, उस बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। अब वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए आपको इतना तो समझ आना चाहिए कि अगर वृत्तीय मार्ग है तो यानी वहां पर क्या रहा होगा, वृत्त जरूर रहा होगा। ठीक है, वृत्तीय मार्ग का मतलब क्या है, कैसे गोल गोल उसमें गति करेगा। अब अगर इस बिंदु को केंद्र मानकर वो चारों ओर उसके वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उस पिंड द्वारा या फिर उस कण द्वारा जो गति होती है, जो कण चल रहा है जिस गति से, उसी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। यानी कोई भी कण जब किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उस कण या उस पिंड की गति को ही वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है यहाँ पर, त्वरित गति। यानी जो वृत्तीय गति होती है वो कैसी गति होती है, वो हमेशा त्वरित गति होती है। अब यहाँ पर एक टर्म समझना पड़ेगा कि त्वरित गति होती ही क्यों है ना। यानी ये तो आपको समझ आ गया कि वृत्तीय गति क्या होती है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि वृत्तीय गति जो होती है वो है त्वरित गति होता है, तो त्वरित गति होने के लिए आपको उसका टर्म समझना पड़ेगा, होता क्यों है। मान लीजिए अगर इस बिंदु पर कोई भी कण आता है, अब यहाँ पर हर एक जगह पर उसका कोई ना कोई कण तो रहा होगा, यानी हर एक जब बिंदु पर पहुंचेगा तो हर एक बिंदु पर इसका क्या होता है, जो आपका रेखीय चाल होता है, तो हर एक बिंदु पर रेखीय चाल उसकी बदलती रहती है। यानी हर एक पॉइंट पर, चाहे यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचा कण, यहाँ पहुँचा, फिर आगे पहुँचा, यानी जहाँ जहाँ कण जाएगा तो हर एक जगह पर उसकी जो रेखीय चाल है वो क्या होती है, बदलती रहती है ना। तो बस यही कारण है कि रेखीय चाल बदलने की वजह से ही जो वृत्तीय गति होती है वो त्वरित गति होती है। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए आप किसी भी डोरी में बांधकर किसी पिंड को घुमा रहे हैं तो घुमाते समय उसके हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, रेखीय चाल बदल रही है, और रेखीय चाल बदलने पर ही तो क्या हो जाता है, वो जो वृत्तीय गति है वो क्या कहलाती है, त्वरित गति कहलाने लगती है। अगर मान लीजिए उस किसी भी क्षण, अगर मान लो यहाँ पर कण है और उसको वहाँ से छोड़ दिया जाए, यानी रस्सी जो आप पकड़ कर घुमा रहे हैं, अगर उस रस्सी को छोड़ दें तो वो रस्सी छोड़ने पर कण कैसी गति करेगा, वो कण ऐसे भाग जाएगा, या इस बिंदु पर होगा तो ऐसे भाग जाएगा। यानी हर एक जगह पर वो कैसी चाल गति करता है, तो रेखीय चाल गति करने की कोशिश करता है अगर वो छोड़ दिया जाएगा तो। यानी चाल अभी कैसी हमको बनाना है, वृत्तीय गति, तो रेखीय चाल को हर बार हमको मोड़ मोड़ कर अंदर लाना पड़ेगा। तो यानी जिस चाल के लिए हम चलाएंगे वो कैसी गति होगी, तो हमेशा त्वरित गति होगी। तो त्वरित गति होगी भी क्यों, क्योंकि रेखीय चाल हमेशा क्या रहती है, निरंतर बदलती रहती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे मैं बात करता हूँ, अभी वृत्तीय गति तो हो गई, लेकिन अब मैं बात करूंगा कोणीय वेग के बारे में। कोणीय वेग क्या होता है, इसको डिनोट किससे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझ रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, कोणीय वेग को हम लिखते हैं ओमेगा से हैं। कोणीय वेग को किससे लिखते हैं हम, ओमेगा से लिखते हैं। इंग्लिश में से हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। कोणीय वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं, तो ओमेगा से करते हैं। इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा एक चित्र के माध्यम से। यहाँ पर बनाया गया, मान लीजिए एक पॉइंट आपका ए है और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, बी दिया गया है। अब पॉइंटों के हिसाब से देखें तो ए पॉइंट का मतलब है कि कण पहले ए पॉइंट पर था, फिर चलते चलते कहाँ पहुँच गया है, बी पॉइंट पर पहुँच गया है। यानी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक कुछ न कुछ उसने क्या किया है, विस्थापन तय किया है, कुछ न कुछ विस्थापन तय किया है, कुछ न कुछ दूरी तय की है। यानी यहाँ से यहाँ तक के जाने में जो भी समय लगा है उसको हम मान लेंगे यहाँ पर टी, ठीक। और जो थीटा दिया गया, तो थीटा का मतलब है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक के बीच की क्या है, दूरी है। तो उस दूरी और समय के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। परिभाषा में अगर बात करेंगे, यानी किसी भी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचने के लिए, लेकिन ये जरूरी है कि वह वृत्तीय मार्ग पर ही गति कर रहा हो। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए किसी भी पिंड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में जो समय लगता है और उनके बीच की जो दूरी तय होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, यानी समझने में आप कह सकते हैं। वैसे भी अगर मैं बात करूं वेग की, तो वेग बराबर क्या होता है,
वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है आपका विस्थापन बटे समय। यानी आप कह सकते हैं कि जो विस्थापन है अगर समय से भाग कर दिया जाए तो वही वेग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है यानी वृत्तीय मार्ग पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर पहुँच गया है, यानी इसके जो बीच का जो डिस्टेंस तय किया वही आपका क्या है, थीटा है। तो हमने थीटा मान लिया, वहाँ पर क्या है आपका विस्थापन है। ठीक, और समय जितना लगा होगा कि ए से बी तक पहुंचने में जो भी समय लगा है तो यहाँ पर हमने उसको क्या मान लिया, टी मान लिया। तो ओमेगा बराबर क्या बन जाएगा, थीटा बटे टी। यानी वृत्तीय मार्ग पर कण गति करते हुए किसी भी एक कण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में एकांक समय यदि लगता है तो उनके बीच में तय की गई दूरी तथा उस समय के अनुपात को ही हम कोणीय वेग कहते हैं। यानी ओमेगा बराबर थीटा बटे टी होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ पर पूरे की मतलब कभी ऐसा कर भी तो हो सकता है कि ए से स्टार्ट करें, पूरा घूमते 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 फिर से ए पर आ जाए, है ना। यानी ए से स्टार्ट करे और पूरा गोल गोल घूम के फिर से पुनः कहाँ पर पहुँच जाए, ए पर ही पहुँच जाए। अच्छा, ए से स्टार्ट करे और ए पर पहुँच जाए तो यहाँ से यहाँ तक चलने में टोटल कोण कितना उसे बनाना पड़ेगा। तो आप लोग बोलेंगे सब पूरा कोण की अगर बात करेंगे तो पूरा कोण यहाँ पर 360 डिग्री बनता है। पूरा कोण कितना बनता है आपका, 360 डिग्री बनता है। अच्छा, अगर पाई के टर्म में मैं बात करूं तो पाई को कितने से गुणा करने पर 360 आएगा, तो आप कहेंगे 2 से गुणा कर ले तो इसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। यानी पाई की वैल्यू 180 होती है, पाई को अगर 2 से गुणा कर लें तो वो किसके बराबर आ जाता है, 360 के। यानी आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि यहाँ पर जो लिखा गया है ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू में क्या लिखा गया है, एन। यहाँ पर जो 2 पाई है ये पूरे आपके चक्कर की जो है चक्कर है, एक चक्कर पूरा किया गया है। एन का मतलब यहाँ पर चक्करों की संख्या से है। एन का मतलब क्या है, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। अब ध्यान से समझिएगा कि मैंने 2 पाई क्यों लिखा। 2 पाई मैंने इसीलिए लिखा है कि अगर ए पॉइंट से कोई भी कण गति करे और अब पुनः उसी ए पॉइंट पर आ जाए और जितने भी चक्कर लगाता रहेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एन की जगह पे हो जाएंगे। और 2 पाई का मतलब होता है कि पूरा एक चक्कर करने में जितना भी कोण बनता है उसे हम कितना मानते हैं, 2 पाई मानते हैं। यानी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया कि ओमेगा बराबर 2 पाई एन हो गया। यहाँ पर एन चक्करों की संख्या है, 2 पाई एक पूरा चक्कर है, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री कहें या फिर हम 2 इंटू पाई कह लें, 2 पाई भी कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, बात अगर मैं यहाँ पर करूँ कि अगर ए पॉइंट से गया है और ए पॉइंट पर वापस आ रहा है तो उसने दूरी तय कितनी की, ये भी तो टर्म यहाँ पे बन सकता है कि अगर ए पॉइंट से उठा और ए पॉइंट पर घूम के वापस पहुँच गया तो उसने दूरी टोटल कितनी तय की। तो अगर दूरी की बात करें तो यानी यहाँ पर ये वृत्त है और ये जो बाहर बाहर दिख रहा है ये आपको वृत्त की परिधि कहलाती है। ये क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। यानी उसने जितनी भी वृत्त की परिधि तय की है वही उसकी क्या मानी जाएगी, दूरी मानी जाएगी। ठीक है, हम ध्यान से देखें। अब अगर वृत्त की परिधि के बारे में बात करें तो वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। यानी अगर दूरी की मैं बात करूंगा तो जो 2 पाई आर है ये आपकी दूरी हो गई, लेकिन कितने चक्कर लगाए, जितने चक्कर लगाएगा उतनी ही ज़्यादा दूरी तय करेगा, यानी उसके ही मल्टीपल में दूरी तय करेगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक चक्कर लगाया होगा तो एक बार 2 पाई आर का मान आएगा, अगर 2 बार लगाएगा तो 2 पाई आर की वैल्यू डबल आएगी। ऐसे जितने चक्कर लगाता जाएगा उतनी बार दूरी का मल्टीपल होता चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो जाता है कि दूरी बराबर यहाँ पर परिधि और परिधि गुणे क्या हो जाएगा, चक्करों की संख्या। तो परिधि मतलब कितनी, 2 पाई आर, और चक्करों संख्या मतलब क्या हो जाता है, एन। अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक चाल क्या होती है तो इसे हम बोलते हैं रेखीय चाल। इसे क्या बोलते हैं हम, रेखीय चाल बोलते हैं। ठीक है, यानी इसी जो चाल को 2 पाई आर इंटू में एन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेखीय चाल बोलते हैं। अब अगर रेखीय चाल को थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करते हैं तो रेखीय चाल बराबर, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से एक टर्म मिल रहा है 2 पाई और इंटू में एन। यहाँ क्या मिल रहा है, 2 पाई और एन। 2 पाई एन बराबर किसके होता है, तो 2 पाई एन बराबर है आपका ओमेगा के। यानी यहाँ से जो 2 पाई एन है ये बराबर है ओमेगा के, इंटू में क्या बचा, आर। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ओमेगा इंटू में आर। और ओमेगा क्या होता है आपका, कोणीय चाल है, और आर वहाँ पर क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो आप रेखीय चाल को ओमेगा इंटू आर या रेखीय चाल को कोणीय चाल गुणे में त्रिज्या के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी संबंध आपसे पूछा जा सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी रेखीय चाल जो होता है वो कोणीय चाल और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। आई होप इतने तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अभिकेंद्र बल की। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अभिकेंद्र बल, यहाँ पे एक टर्म आ रहा अभि। अभि का मतलब होता है तरफ। ठीक है, अभि का क्या मतलब होता है, तरफ। यहाँ पर लिखा गया केंद्र। केंद्र का मतलब है कि जो पॉइंट दिया गया है, अगर मान लीजिए यहाँ पर वृत्त दिया गया था तो ऐसे वृत्त है, इस मार्ग पर अगर गति कर रहा है तो बीच में जो पॉइंट है इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, केंद्र। अब अगर देखिएगा
कि यहाँ पर अगर कोई भी कण मान लीजिए रखा है और ऐसे ऐसे मान लीजिए गति कर रहा है, वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, तो गति कर रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके लिए क्या लग रहा होगा, आपका बल लग रहा होगा, जिसके कारण ही तो वो घूम पा रहा है। इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। यानी अगर किसी भी चीज़ को वृत्तीय मार्ग पर घूमना है तो अगर मान लीजिए उस पर बल ना लगे तो वो रेखीय चाल से होगा और सीधे होकर निकल चला जाएगा। ठीक है, यानी वहाँ पर हमको क्या चाहिए, कुछ न कुछ आवश्यक बल चाहिए जो केंद्र की तरफ कार्य करने लगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर कोई भी पिंड उसके चारों ओर गति करता है तो यहाँ पर एक जो बल होता है वो केंद्र की तरफ कार्य करने लगता है। यहाँ से जो बल लग रहा होगा किधर कार्य करने लगता है, केंद्र की तरफ बल कार्य करने लगता है। और जो केंद्र की तरफ बल कार्य करता है उस ही बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्र बल कहते हैं। उस बल को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, वहाँ पर अभिकेंद्र बल बोलने लगते हैं। अभिकेंद्र बल के अगर सूत्र की बात करेंगे तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है आपका F बराबर mv² बटे में r। अगर अभिकेंद्र बल की बात करेंगे तो क्या होता है, F बराबर mv² बटे में r। अब आप लोग समझ लेंगे, थोड़ा सा टर्म समझ सकते हैं कि F बराबर आपका ma भी होता है और यहाँ F बराबर क्या हो गया, mv² बटे r भी हो गया। यानी यहाँ से देखें तो m यहाँ भी है और m यहाँ भी, यानी m दोनों जगह क्या हो जा रहा है, कॉमन। तो a की वैल्यू क्या निकल के आती है, तो a बराबर होता है आपका v² बटे r। यानी a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, v² बटे में r। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर a क्या है, तो a आपका होता है रेखीय त्वरण। a क्या है यहाँ पर आपका रेखीय त्वरण होता है। अब एक फार्मूला मैंने और अभी आपको बताया था कि ओमेगा बराबर क्या होता है, यहाँ पर 2πn होता है। ठीक है, और एक देखिएगा, एक होता है आपका v बराबर r ओमेगा। v बराबर क्या होता है आपका r ओमेगा। अगर पूछा जाएगा कि आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, तो संबंध होता है v बराबर r ओमेगा। संबंध क्या होता है, तो v बराबर r ओमेगा। अगर आप v की जगह पर r ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो v की जगह पर जब आप रखेंगे तो v का क्या लिखा है यहाँ पर स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। नीचे एक r पहले से दिया है, एक r से एक r कट जाएगा तो a बराबर बचेगा r ओमेगा स्क्वायर। एक ये भी फार्मूला आप ध्यान रखिएगा कि a बराबर r ओमेगा स्क्वायर भी होता है। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं पूरा समराइज कर दे रहा हूँ कि अभिकेंद्र बल मैंने क्या बताया कि जब कोई भी कण किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर गति करता है और गति करते समय उसमें जो केंद्र की तरफ एक बल कार्य करने लगता है, उस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब बात देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, तो किस बल के कारण घूमता, तो वो भी आपका अभिकेंद्र बल के कारण ही घूमता है। ठीक, अगर मान लीजिए उसमें आवश्यक अभिकेंद्र बल ना मिले तो बाहर निकल जाएगा। या बात अगर हम करते हैं अपनी पृथ्वी की ही करते हैं, तो पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी को भी सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कुछ न कुछ बल चाहिए। तो पृथ्वी का जो बल है वो आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, हमको सूर्य से मिलता है, जिसके चक्कर में क्या होता है, हम उसके चारों चक्कर लगाती रहती है। अगर मान लीजिए वहाँ से आवश्यक अभिकेंद्र बल ना मिल पाए तो पृथ्वी वहाँ से निकल कर बाहरी कक्षा में चली जाएगी और अंतरिक्ष में वो जा सकती है ना। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि अभिकेंद्र बल के उदाहरण क्या हैं। ठीक, और मैंने बात किया अभी अभिकेंद्र बल के फार्मूले की, तो F बराबर क्या होता है, ma होता है। यहाँ पर होता है F बराबर mv² बटे में r, और a की वैल्यू कितनी आ गई, v² बटे में r आ गई, जो कि मैंने अलग लिखा कि a बराबर v² बटे r। यहाँ पर a क्या है, तो रेखीय त्वरण है, v क्या है, तो आपका रेखीय वेग है, r क्या है, तो आपकी त्रिज्या है। v बराबर क्या होता है, मैंने बताया फार्मूला आपको, v बराबर होता है r ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा क्या है, अभी बता के गए, कोणीय वेग। r क्या होती है, तो त्रिज्या होती है। ठीक है, बात फिर मैंने किया कि अगर v बराबर r ओमेगा है तो v की जगह पर हम रख दें r ओमेगा। तो v की जगह पर जब r ओमेगा रखेंगे तो यहाँ पर v² है, तो यहाँ v² होगा तो r² ओमेगा स्क्वायर, यानी v² की जगह पर r² ओमेगा स्क्वायर होगा। नीचे में क्या दिया गया है, आपका r दिया गया है, नीचे क्या लिखा था r, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, r ओमेगा स्क्वायर, यानी a बराबर क्या बन जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर। यानी संबंध यहाँ से पूछा सकता है कि कोणीय वेग और रेखीय त्वरण में संबंध बताइए। तो कोणीय वेग और रेखीय त्वरण में संबंध क्या होता है, a बराबर r ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं अपकेंद्र बल पर। मैंने अभी बताया कि अभिकेंद्र बल में क्या होगा, अभि और केंद्र। अभिकेंद्र का मतलब होता है केंद्र की तरफ लगने वाले बल को या कार्य करने वाले बल को ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो अपकेंद्र बल क्या होगा, तो केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाले बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक, आप इतना ध्यान रखिएगा कि केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं। और यह एक छद्म बल होता है। कैसा होता है, छद्म बल होता है। छद्म बोल सकते हैं या आप आभासी बोल सकते हैं। छद्म बल है या फिर ये कैसा बल होता है, आभासी बल होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके आपके एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में बार बार आते भी रहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ से, दूध से दही बनाना। अब दूध से दही बनाना है तो मट्ठा
होता है, उसको मथते हैं, है ना, मथानी वगैरह से। तो करते समय क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे चलाते हैं। चलाते समय क्या होता है कि जो दही उसके आसपास आता है तो क्या करता है, उस दही को बाहर फेंकता रहता है। यानी वहाँ पर जो बल कार्य करता है वो केंद्र से कहाँ पे काम कर रहा होता है, बाहर कार्य कर रहा होता है। लट्टू की बात अगर करें तो लट्टू जब नाच रहा होता है उस पर मिट्टी डालें तो वो भी मिट्टी को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। ठीक, तो बाहर जब फेंक रहा है तो वहाँ पर भी कौन सा बल लग रहा होता है, अपकेंद्र बल लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक और देख लीजिएगा, लिखा है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब डाल दिया जाता है, जैसे पानी वगैरह उसमें पड़ा है और निरमा वगैरह डाल दें, कपड़े डाल दें, तो जब मशीन चालू होती है तो क्या करता है कि जब मशीन चालू होती है तो कपड़ों को बाहर फेंकने की कोशिश करने लगती है, पानी को बाहर फेंकने की कोशिश करती है ना। तो वॉशिंग मशीन भी आपकी किसका उदाहरण है, आपका अपकेंद्र बल के उदाहरण के अंतर्गत आती। लेकिन एक सबसे विवादित उदाहरण आता है जिसे हम कहते हैं मौत का कुआं। आप लोगों ने सुना भी होगा, हो सकता है आप लोग मेले वगैरह में कभी देखने भी गए हों, है ना। चीज़ों को लेकर समझते नहीं होंगे तो आप लोग यहाँ पर ये नहीं देख पाते होंगे कि अपकेंद्र बल लग रहा है कि अभिकेंद्र बल, बट आप वहाँ पे गए जरूर होंगे, मेला आपने देखा जरूर होगा, है ना। तो देखिएगा ध्यान से उसमें क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा विवादित इसलिए है कि अगर मौत के कुएं की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे चलाता रहता है, उसके अंदर गोल गोल घुमाता रहता है। ठीक, तो घुमाते समय कुछ लोग उसमें बोल देते हैं कि अपकेंद्र बल है, ठीक है, और कुछ लोग बोल देते हैं कि अभिकेंद्र बल है। अब ध्यान से समझिएगा, अपकेंद्र बल है कि अभिकेंद्र बल है। यहाँ पर एक टर्म आपको उससे पहले समझना पड़ेगा कि अभी देखिए कि अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे कोई भी चीज़ गति कर रही है, ठीक, तो गति करने के लिए वहाँ पर क्या चाहिए होता है, आपको अभिकेंद्र बल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, अभिकेंद्र बल। मैंने अभी बताया था कि अगर किसी भी पिंड के चारों ओर गति करना है, अगर कोई एक केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, अभिकेंद्र बल चाहिए होगा। लेकिन आदमी क्या सोचता है कि वहाँ पर जो मोटरसाइकिल चल रही है वो पटरों पर जो दाब लगा रही है वो बाहर की तरफ लगा रही है, कि अगर मान लीजिए वहाँ पर पटरे ना लगे होते तो वो क्या चल पाता, नहीं। यानी चलने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वहाँ पर आपका अभिकेंद्र बल आवश्यक है। तो ये उदाहरण किसका होता है, अभिकेंद्र बल का। अपकेंद्र बल का वह उदाहरण कतई नहीं है। आप लोग इस चीज़ को दिमाग में बैठा के चलिएगा, है ना। यानी अगर पूछा जाए मौत का कुआं उदाहरण किसका है तो आपका अभिकेंद्र बल का है, अपकेंद्र बल का नहीं है। लेकिन भूलवश बहुत सारे लोग इसको अपकेंद्र बल का उदाहरण समझ लेते हैं कि हाँ बाहर बाहर चक्का लगा रहा है, छूटेगा तो बाहर ही जाएगा, केंद्र के बाहर की तरफ कार्य करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।